आज हमारी कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। यह नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। बादल को घिरते देखा है। अगर आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी प्रश्न उत्तर इजीली हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनने कि क्या कहा जा रहा है आपसे। कविता में प्रकृति का चित्रण किया गया है। यह कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युगधारा से ली गई है। वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका कवि ने 6 दृश्य द्वारा वर्णन किया है। अर्थात संक्षेप में कहें तो इस कविता में 6 दृश्य दिखाए गए हैं। ये आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप याद रखना वे 6 दृश्य कौन कौन से हैं वो भी एक बार आप समझ लीजिए। इसी प्रकृति से संबंधित मनोभावों को विविध बिंबों के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। वे 6 दृश्य इस प्रकार हैं। पावस की उमस को शांत करते हुए मानसरोवर में तैरते हंस, चकवा चकवी का परिणय मिलन, हिमालय की गोद में सुवास को खोजते हिरन, हिमालय की चोटियों पर बादल का गरजना और तूफान मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते किन्नर और किन्नरियां। ये सभी चित्र बहुत ही आकर्षक, मनोरम तथा हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ कविता को मनोरंजक और रोचक बनाते हैं। यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कवि ने कालिदास की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अर्थात इस कविता में कालिदास के बारे में भी बताया गया है और इसकी तुलना की गई है। हम सीधा प्रश्नोत्तर पर चलेंगे कि इस कविता में क्या होता है। उससे पहले मूल भाव को आपको हम व्याख्या में समझाएंगे। अब सीधा हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं कि बादल को घिरते देखा है। पहले प्रश्न में देखिए, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त किन दृश्यों का चित्रण किया गया। अगर बादलों के अलावा चित्रण की बात करें तो इस कविता में ओस की बूंदों को कमलों पर गिरने के दृश्य का चित्रण किया गया है। हिमालय में विद्यमान झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य, वसंत ऋतु के सुंदर सुबह के दृश्य का चित्रण, चकवा चकवी का सुबह मिलने का दृश्य का चित्रण, कस्तूरी हिरण के भगाने के दृश्य का चित्रण, किन्नर तथा किन्नरियों के दृश्य का चित्रण, ये इसमें चित्रण किए गए। प्रश्न 2 में देखिए कि परिणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि प्रेम से युक्त तकरार। इस तकरार में कड़वाहट के स्थान पर प्रेम शामिल होता है। यह दो प्रेमी जोड़ों के मध्य प्रेम से भरी लड़ाई होती है। कविता में चकवा चकवी के मध्य यह परिणय कलह दर्शाया गया है, दिखाया गया है। प्रश्न 3 में देखिए, कस्तूरी मृग के अपने ही चिढ़ने का क्या कारण है। कस्तूरी मृग पर पूरा जीवन कस्तूरी गंध के पीछे भागता रहता है। यहाँ पर जो हिरन है वो कस्तूरी गंध के पीछे भागता है। उसे इस सत्य का भान ही नहीं है, अर्थात तो सत्य को नहीं जानता कि गंध तो उसकी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से आती है, और उसको ये पता नहीं चलता जिस सुगंध के पीछे वो भाग रहा है वो उसकी नाभि में व्याप्त जो कस्तूरी है उसी से आ रही है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है। वह अपनी असमर्थता के कारण परेशान हो उठता है और यही इसके चिढ़ने का कारण है। प्रश्न 4 में देखेंगे आप कि देखिए, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। अब इसमें क्या रहता है, क्योंकि कालिदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना मेघदूत में बादल को दूत के रूप में चित्रित किया था।
एक यक्ष को धनपति कुबेर ने अपने यहाँ से निर्वासित कर दिया था। निर्वासित यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपने प्रेमिका को संदेश भेजा करता था। कवि ने बहुत प्रयास किया था कि उन स्थानों को खोज निकाले जिनका उल्लेख कालिदास ने किया था। उसे वे स्थान बहुत खोजने पर भी नहीं मिले, अतः बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद हो आई। प्रश्न 5 में देखेंगे आप कि कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, ऐसा क्यों कहा है। इसमें एक पंक्ति आई है तो इससे पूछा क्यों कहा गया है। पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्राय पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हैं। इसी कारण कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। ये प्रश्न 6 देखिए कि बादल को घिरते देखा है, जैसा आपका टाइटल है, पंक्ति को बार बार दोहराया गया है इस कविता में, ऐसा क्यों। उसके अंदर सौंदर्य बताना आपको, कविता के अंदर इससे क्या सौंदर्य है। इस पंक्ति को कवि ने टेक के रूप में प्रयोग किया है, अतः इसे प्रत्येक अंतरा के बाद प्रयोग किया गया है। इस तरह कविता को प्रभावी बन जाती है और उसका मूल भाव स्पष्ट हो जाते हैं। इसके प्रयोग से काव्य सौंदर्य में अद्भुत वृद्धि होती जाती। अब नेक्स्ट प्रश्न 7वां देखिए, इसमें आपको आशय स्पष्ट करने हैं कि किन पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है। निशाकाल से चिर अभिशाप चकोई का ये देखा है। इसमें पहले में आप देखेंगे कैप पार्ट में कि इसका अर्थ क्या निकलता है। कैप पार्ट का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति में चकवा और चकई को दर्द दर्शाया गया है। कहा जाता है कि चकवा और चकवी को श्राप है कि वे रात को अलग हो जाएंगे। यहाँ पर उसी श्राप का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि अभिशापित चकवा और चकई रात को अलग हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन रोना बंद हो जाता है। वे दोबारा से तालाब के किनारे में व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ने लगते हैं। मानो चकई बोल रही हो कि तुम रात में मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। यह प्रणय कलह कवि स्वयं देखता है। और ख पार्ट में आप देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कस्तूरी हिरण की परेशानी को दर्शाता है। वह कहता है कि कस्तूरी मृग अपना पूरा जीवन कस्तूरी गंध के पीछे भागता रहता है। उसे इस सत्य का भान ही नहीं होता है कि वह गंध को उसकी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से आती है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है। वह अपनी असमर्थता से परेशान हो जाता है, जिसके कारण वो ढूंढ नहीं पाता, तो उसके बाद वो परेशान हो जाता है। प्रश्न 8 देखेंगे आप कि इनको आपको व्याख्या करनी है। 4 पार्ट दिए गए हैं, कै ख गै घ। तो कै को अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे संदर्भ दिखा गया है, पर आपको पता है कविता का नाम क्या है, बादल को घिरते देखा है, और कवि इसका कौन है, नागार्जुन है। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से है। इसमें कवि वर्षा ऋतु में तालाब के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। इसकी जो व्याख्या है, वर्षा का सौंदर्य अद्भुत है। हिमालय स्थल में तो इसे सौंदर्य की बात ही अलग है। ओस के छोटे छोटे कण मोती के समान लग रहे हैं। उसके शीतल और बर्फ के समान कणों को कवि ने मानसरोवर में सुनहरे खिले कमलों के ऊपर गिरते देखा है। भाव है कि ओस के कणों को उसने कमल पर गिरते देखा है। यह सौंदर्य अद्भुत था। अब ख पार्ट में भी आप देखेंगे इसके व्याख्या वाले पार्ट को, कवि कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत छोटी बड़ी प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। इन झीलों में मैदानी स्थानों के
उमस भरे मौसम से तंग आकर हंसों के समूह को आते देखा है। वे झीलों के नीले जल में तीखे मीठे स्वाद से युक्त वाले कमल नालों को खोजते हुए तैरते हैं। वे इस झील में बहुत सुंदर लगते हैं। भाव यह है कि वर्षा ऋतु में हिमालय की झीलें इन हंसों को निवास बन जाते हैं। अब इसको देखिए, इसकी जो नेक्स्ट तीसरा है गैप पार्ट है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप। इसमें कवि कहता है कि वसंत ऋतु का सुंदर प्रभात अर्थात सुबह हो रही है। इस समय मंद तथा शीतल हवा चल रही है। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें अपने आसपास व्याप्त शिखरों को सोने के समान रंग में रंग रही हैं। भाव यह है कि वसंत ऋतु की सुबह का सौंदर्य बहुत सुंदर होता है। और इसमें लास्ट का गैप पार्ट जो आपका है, उसमें आप देखेंगे कि कालिदास ने मेघदूत रचना में व्याप्त अलकापुरी का उल्लेख किया है। उसने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं मिली। कवि कहता है कि वह कौन सा स्थान होगा जहाँ मेघ रूपी दूत बरस पड़ा होगा। कवि कहता है कि मैंने बहुत ढूंढा पर असफल रहा, मेरे हाथ असफलता ही लगी है, अतः इसे जाने देते हैं। शायद यही कवि की कल्पना मात्र थी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।